हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 8 होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0,2 तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से मैं शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इन द इंटरवल 0,2 तो इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त शुरुआत में सिर्फ हम लोग टू फाइंड ये वर्ड ऐड कर देंगे और उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर से वापस लिखना होगा। तो वो स्टेटमेंट कैसा बनेगा? टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में एफ एस लिखा, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन मेंशन करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इन इंटरवल क्या दिया है 0,2 ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज इन द गिवन इंटरवल दैट इज 0,2 क्या होता है उसको मेंशन करना होगा। तो इसके कारण हमें आगे लिखना है एज वी नो, क्या लिखा है ये? एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज लिखा फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी फंक्शन लिख दिया, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन 0,2 इज गिवन बाय, इन 0,2 इज गिवन बाय, ठीक है। तो 0,2 इस इंटरवल पे जनरल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज क्या होता है उसे हमें एक बार मेंशन करना है। लेफ्ट साइड में आएगा ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसके बाद सी एन लिखना है, सी एन लिखने के बाद एक्सटेंशन आएगा ई टू द पावर आई एन एक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया? ये है हमारा जनरल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, जिसमें ये सी एन जो है उसको कहते हैं फूरियर कोफिशिएंट। तो इस फूरियर कोफिशिएंट को हमें अलग से निकालना होगा। तो वो सी एन फूरियर कोफिशिएंट निकालने के फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 क्योंकि ये 0 to 2 वाली फूरियर सीरीज होने वाली इस इंटीग्रल लिमिट पे आने वाली। आफ्टर दैट हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखना है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखने के बाद साइड में लिखना होगा ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स और लास्ट में ये आएगा डी एक्स। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में सी एन इस फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स 2x ये फंक्शन दिया है ना, देखो यहाँ पर। तो ये 2x फंक्शन यूज़ करना होगा इंस्टेड ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स विल गेट रिप्लेस बाय 2x दिस फंक्शन, तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 ये भी एज इट इज़ रहेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2x डॉट ई टू द पावर क्या लिखा? माइनस आई एन एक्स लिखा और लास्ट में लिख दिया डी एक्स, ठीक है। ये 2x को जिसमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है और लेफ्ट साइड में भी 2 है, तो ये 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली स्टेप कर देंगे हम लोग 2 को कैंसिल करने वाली। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 1/π इंटीग्रल 0 to 2 रहेगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा ओनली x और ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स और लास्ट में आएगा डी एक्स, ठीक है। आफ्टर दैट हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन को इवेल्यूट करने से पहले अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, दैट इज एक्स फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर हमें यू डॉट वी का इंटीग्रेशन रूल यूज़ करना होगा। हम लोग इस स्टेप पे जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, ये इंटीग्रेशन यू डॉट वी लिख दिया, जिसमें से एक फंक्शन ये यू और वी, ठीक है। तो उसमें जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन कैसे होता है? सबसे पहले यू लिया जाता है, यू लिखने के बाद वी फंक्शन का इंटीग्रेशन उसको सबसेट में 1 लिख कर दिखाते हैं, फिर माइनस साइन यू जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव यू डैश से डिनोट होगा। वी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हुआ था जिसको हम लोगों ने v1 से डिनोट किया था, उसी का फार्ट फिर से इंटीग्रेशन होने पर उसको कैसे डिनोट करेंगे? v2 लिखकर। आफ्टर दैट प्लस साइन देना पड़ेगा। जो यू फंक्शन लिया था यू से यू डैश बना था, उसे यू डैश का फिर से डेरिवेटिव होता है तो क्या बनेगा? यू डबल डैश। आफ्टर दैट जो साइड में v2 था, v1 का इंटीग्रेशन करने पर v2 बना था, उसका फिर से इंटीग्रेशन करेगा तो क्या बनेगा? v3 बनेगा। इसी ऑर्डर में हमें कंटिन्यूस में प्रोसीड करना होता है प्लस माइनस साइन देकर, यानी कि नेक्स्ट साइन क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन जब दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे तो किस फंक्शन को u लेना और किस फंक्शन को v लेना है वो कैसे डिसाइड होता है? देखो, LIATE ये अलग अलग फंक्शंस के नाम है। पहला फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन फंक्शन की ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको U कंसिडर किया जाता है।
ए एल्जेब्रिक फंक्शन है देखो यहाँ पर, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई लास्ट में आ रहा है ना, पहले एल्जेब्रिक का फंक्शन आ रहा है, तो उसके कारण हमें उसको एज ए यू कंसिडर करना होगा। तो ये हो जाएगा यू, और ये क्या हो जाएगा अपना वी हो जाएगा, ठीक है। तो इस यू और वी को हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो इसके कारण जहाँ पर चेंजेस होंगे वहीं पर चेंजेस करेंगे। ये 1/π एज इट इज इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट u दैट इज x एज इट इज लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, e⁻−i(n)x था, वो लिख दिया। अपॉन में e की पावर में जो भी आया उसका डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। तो अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में -in आ जाएगा। आफ्टर दैट माइनस साइन के बाद ब्रैकेट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, डॉट लिखा, और डॉट लिखकर e⁻−in(x) का फिर से अगर इंटीग्रेशन करते तो क्या होगा, e⁻−in(x) ही बचेगा। आफ्टर दैट e की पावर में जो भी है उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, अपॉन में -in आएगा। प्रीवियस स्टेप में अपॉन में -in ऑलरेडी है, यानी कि क्या हो जाएगा अभी -in का होल स्क्वायर लिखना होगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस 1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसके कारण भले इसका इंटीग्रेशन आता हो एक्सपोनेंशियल टर्म का, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 होने के कारण ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा। तो लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का 0 और अपर लिमिट का 2π लिख दिया। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी है और डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला स्टेप, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट साइड का 1/π एज इट इज रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिनोमिनेटर में कभी भी आई दिखना नहीं चाहिए, तो उसको डिनोमिनेटर वाला आई को हम लोग बाद में एडजस्ट करते हैं। फिलहाल माइनस साइड ऊपर लिख सकता हूँ, -x/in लिख दिया। साइड में क्या रहेगा, e⁻−in(x) रहेगा। आई स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, +1। ये माइनस का स्क्वायर करने पर मिलेगा +1। आई का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। यानी कि ये -1 रहेगा। ये माइनस साइन बीच में प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा, 1/n² होगा, और साइड में क्या आएगा, e⁻−in(x) आएगा। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का 2π लिखा। देखो -1 का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर। क्या कहा, -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर। इस -1 की जगह पे या फिर इस माइनस साइन की जगह पे हम लोग कंसिडर करेंगे आई स्क्वायर। तो ऊपर आई स्क्वायर है, ये माइनस साइन नहीं रहेगा, तब ये माइनस साइन हटाकर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसकी जगह पे आई स्क्वायर। तो ऊपर आई स्क्वायर होगा, नीचे आई होगा, तो एक आई ऊपर बचेगा ना। तो इसका मतलब ये टर्म कैसा हो जाएगा, आगे लिखने पर 1/π i(x) होगा, अपॉन का n, डॉट e⁻−in(x) लिखा, प्लस 1/n², और साइड में क्या लिखा, e⁻−in(x) लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 2π। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, cn है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये cn इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज 2π पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2π आएगा, ये 2πi बन गया, अपॉन का n, डॉट e⁻ क्या बनेगा, ये -i n एज इट इज़, और x की जगह पे 2π, तो उसको हम लोग 2nπ लिख सकते हैं, राइट। प्लस 1/n² विल बी एज इट इज़, x की जगह पे क्या पुट किया जा रहा है, 2π, तो ये कैसे रहेगा, e⁻−i2nπ होगा। ये हो गया अपर लिमिट पुट कर उसका माइनस का ब्रैकेट, अभी x की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू दैट इज 0। तो यहाँ पर x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 आएगा, तो ये सारा टर्म 0। x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0, तो e⁻0 होगा, उसके पहले क्या है 1/n² है, तो 1/n² लिखा, डॉट e⁻0 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये इज इक्वल टू 1/π विल बी एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हमें क्या देखना है, 2π/n, ये पहला वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे, 2πi/n, ये टर्म एज इट इज लिख दिया। उसके साइड में कौन सा टर्म आया है, e⁻−i2nπ, ये टर्म है ना। देखो उसके साइड में कौन सा टर्म आया था, e⁻−i2nπ आया था ना, i2nπ आया था, e⁻−i2nπ ये टर्म आया था। पहले मैंने n पहले लिखा था, बस इतना ही किया था। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म है, जिसका पोलर फॉर्म कैसे हो सकता है, cos ऑफ 2nπ, बीच में माइनस आएगा, i साइन ऑफ क्या रहेगा, 2nπ रहेगा। साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस है लेकिन एंगल क्या है, 2 है, ये इवन नंबर है, यानी कि कॉस के साथ क्या है, 2nπ है। 2 इवन नंबर होने के कारण ये भले n कुछ भी हो, लेकिन मल्टीपल 2 होने के कारण ये हमेशा इवन ही रहेगा। तो कॉस ऑफ इवन टाइम्स ऑफ y क्या होता है, +1 होता है। तो इसके कारण इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर जब प्लस होगा तभी भी हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2nπ प्लस i sin 2nπ लिखेंगे। उस केस में भी e⁻i2nπ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब
ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। ठीक है, तो वो 1 2π/n के साथ इंटू होता है तो वही टर्म रहेगा, सेम टर्म। यहाँ पर क्या होगा, 1/n² रहेगा, माइनस क्या रहेगा, ये 1/n² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है, 1/n² माइनस 1/n², ये टर्म कैंसिल हो रहा है ना, तो कौन सा टर्म बचेगा, 2π/n बचेगा। जहाँ पर भी ये पाई और पाई कैंसिल, फाइनल टर्म क्या आएगा, 2i/n ये आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Cn इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2i/n ये वैल्यू मिली Cn की। इतना क्लियर हो गया। Cn इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2i/n। लेकिन यहाँ पर देखो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस रेंज में होने वाली, इतना याद रखो। Cn इस फूरियर कोएफिशिएंट में n की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी इस रेंज तक रहेगी, जहाँ पर 0 भी आएगा। अगर हम लोग n की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, तो उस केस में C0 ये फूरियर कोएफिशिएंट कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ वी सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 0, 2i/0 क्या हो जाएगा, C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो वो वाला स्टेटमेंट हमें अलग से लिखना होगा। हम लोग क्या लिख सकेंगे, एट n इक्वल टू 0 वी गेट, देखो ऐसा लिखना है, एट n इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, C0 कैसा मिल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है, जनरल फॉर्म से इन्फिनिटी मिल रहा है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग अलग से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर लेट फाइंड C0 सेपरेटली। ठीक है, C0 को हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, सेपरेटली। तो Cn का फॉर्मूला क्या था, हमने लिखा हुआ Cn का जनरल फॉर्मूला देखो ये था ना, Cn इज इक्वल टू 1/2π इंटीग्रल 0 to 2π f(x) e⁻⁻⁻⁰ dx। यहाँ पर हम लोग को अभी C0 निकालना है, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है। और फिर कौन सा पार्ट सेम रहेगा, 1/2π इंटीग्रल 0 to 2π f(x) और dx, n की वैल्यू तो 0 हो गई। तो ये जो फॉर्मूला दिखा रहा है, उस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 होने पर चेंजेस क्या हो जाएगा, C0 निकालने के लिए देखो, C0 इज इक्वल टू 1/2π रहेगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2π भी आएगा, f(x) ये फंक्शन भी आएगा, और साइड में क्या आएगा, e⁻0। ठीक है, और लास्ट में dx, e⁻0 डायरेक्टली 1 कंसिडर कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमें C0 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2π एज इट इज़, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2π एज इट इज़, f(x) फंक्शन क्या था, 2x था, लास्ट में ये dx रहेगा, पीछे क्या है, C0 है। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन का 2 और ये वाला 2 कैंसिल होने पर कौन सा टर्म बचेगा, देखो साइड में 1/π एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 0 to 2π लिख दिया एज इट इज़, 2 कैंसिल हो गया, तो ये x और साइड में dx। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का 2π। नेक्स्ट स्टेप में अभी x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2π पुट करना है, फिर माइनस देकर x की जगह पे 0 पुट करना है। x की जगह पे जब लोअर लिमिट का 0 आएगा तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बाहर किसको लिख सकते हैं, 1/2π हो जाएगा, ये 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x², लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 2π। x की जगह पे 2π होने पर ये नेक्स्ट टर्म कैसा रहेगा देखना, x की जगह पे 2π पुट कर दिया, 2π का स्क्वायर यानी कि 4π² रहेगा, लोअर लिमिट की जगह पे 0 होने पर कोई वैल्यू नहीं आने वाली। फाइनल से क्या बनेगा, 4/2 2π² यानी कि पाई, यानी कि C0 इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2π ये एक्चुअल में आ रही है। तो C0 इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2π आई हुई आप लोगों को समझा होगा। इसी तरीके से हम लोग सीरीज़ को आगे चलकर हमें जनरलाइज करना होगा, तो जनरलाइज करने के कारण या फिर जनरलाइज कर रहे इसके कारण हमें क्या लगेगा, C1 और C-1 की ज़रूरत पड़ेगी, C2 C-2 की ज़रूरत पड़ेगी, C1 C-1 C2 C-2, ये क्या है, फूरियर कोएफिशिएंट है। जनरल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या आई थी, Cn आई थी ना, फूरियर कोएफिशिएंट Cn आई थी, तो ये Cn में हम लोग 1 -1 2 -2 इस तरीके से फूरियर कोएफिशिएंट इनिशियल वाले कुछ निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, एट n इक्वल टू 1 लिख देना है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राइट साइड में जगह था अपने के लिए, वहाँ पे जगह बना देता हूँ। एट क्या लिखा, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 होने पर क्या बचेगा, ओनली 2i बचेगा ना, तो C1 कितना मिलेगा हमें, ओनली 2i मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू कितना होने पर, -1 होने पर देखो C-1 क्या रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू -1 होने पर ये क्या बनेगा, C-1 क्या हो जाएगा, -2i, तो ये -2i लिख दिया। ठीक है, एट क्या लिखा फिर अभी, n इक्वल टू 2 लिख दिया,
तो C2 कितना होगा, देखो n की वैल्यू 2 है, 2 विल गेट कैंसिल, C2 कितना होगा प्लस i होगा, और n की वैल्यू कितना -2 लेने पर C-2 क्या होगा, देखो -i होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आफ्टर दैट n की वैल्यू 3 लेने पर एट n इज इक्वल टू 3, तो C3 कितना बनेगा, n की वैल्यू 3 ले ली, C3 2/3 i आएगा, C3 इक्वल टू 2/3 i, और n की वैल्यू क्या -3 लेने पर C-3 कितना होगा, देखो -2/3 i हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और एक लास्ट वाला कर देते हैं। एट n इक्वल टू क्या लिखा, 4 लिख दिया। ठीक है, n इक्वल टू 4 होने पर ये C4 कितना होगा, देखो n की वैल्यू कितनी ली थी, 4 ली थी, ये 2/4 लिख देते हैं हम लोग, इसको कैंसिल होता है लेकिन इसको 2/4 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये 2/4 i रहेगा, और n की वैल्यू -4 होने पर क्या होगा, C-4 क्या होगा -2/4 i होता है। 2 कैंसिल होता है लेकिन कैंसिल किया हुआ नहीं दिखा है। ठीक है, जानबूझकर नहीं दिखाया दिया। इसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास Cn ये जो फूरियर कोफिशिएंट होता है ना, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी, राइट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज गिवन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ fs यानी कि फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो एरो किया है उस एरो के नीचे लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन -∞ टू इन्फिनिटी होता है, जिसमें Cn की वैल्यू लिखनी पड़ती है। फिर Cn की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2i/n आई थी, ये लिखा 2i/a लिख दिया। साइड में एक्सटेंशन क्या होता है, e⁻⁻⁰ सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होता, प्लस होता है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, -1 लेंगे, फिर +2 -2 लेंगे, +3 -3 लेंगे। 0 तो इंक्लूड कर दिया था ना, तो वो समेशन वाला पार्ट हमें बेसिकली हटा देना है। तो लेफ्ट साइड में ये f ऑफ x रहेगा। ठीक है, समेशन वाले पार्ट को एक्सपांड करना है, तो पहला टर्म n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। ये c की वैल्यू लिखी है ना, ये वाली Cn की है, तो C0 क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ये 2π लिखा। n की वैल्यू 0 होता है, n3/0 1 रहेगा, तो सिर्फ 2π आएगा। आफ्टर दैट प्लस साइन दे दिया, प्लस साइन देने के बाद n की वैल्यू 1 होने पर क्या लिखा, n की वैल्यू 1 होने पर पहला टर्म क्या बचेगा हमारे पास, 2i बचेगा, राइट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n की वैल्यू 1 होने पर C1 कितना होगा, 2i होगा, तो ये Cn था। n की वैल्यू 1 होने पर 2i बचेगा, तो ये 2i लिखा, लेकिन उसके साइड में एक्सटेंशन क्या होगा, e⁻ix होगा। ठीक है, और n की वैल्यू -1 होने पर ये क्या आंसर बनता था, -2i, तो ये -2i लिखा, और e की पावर में क्या होगा, n की वैल्यू -1 थी तो e की पावर में -ix हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट n की वैल्यू 2 होने पर C2 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ये i लिखा, e⁻i2x ये एक्सटेंशन आएगा n की वैल्यू 2 लेने पर। n की वैल्यू -2 होने पर क्या ऐसा आ गया, ये -i बनेगा, तो ये -i लिखा, और e⁻ क्या होगा, -i2x होगा। आफ्टर दैट n की वैल्यू 3 होने पर कैसा आएगा, ये +2/3 i आएगा, e⁻i3x रहेगा, -2/3 i आएगा, अभी e⁻−i3x होगा। नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 4 होने पर 2/4 प्लस i, ठीक है, 2/4 i प्लस 2/4 i, पावर में क्या रहेगा, e⁻i4x। आफ्टर दैट -2/4 i, e⁻ क्या होगा, -i4x प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये। ठीक है, समेशन वाले पार्ट को हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया, सब -∞ यानी कि 0 आएगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इन सबका एडिशन इस तरीके से दिखा दिया। लास्ट में क्या दिया, ये अप टू इन्फिनिटी वाला डॉटेड दिखा दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था अपने पास, 2x था, ये 2x एज इट इज, इधर का 2π प्लस पहले ब्रैकेट में से देखो अंडरलाइन किसको किया है, 2i e⁻ix -2i e⁻−ix, वहाँ से हम लोग 2i को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, e⁻ix e⁻−ix बचेगा। उसका टर्म किसको अंडरलाइन किया है, i e⁻i2x -i e⁻−i2x को अंडरलाइन किया है, उसमें से हम लोग प्लस i को बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या रहेगा, e⁻i2x -e⁻−i2x ये रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म प्लस किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं हम लोग, 2/3 i को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा e⁻i3x -e⁻−i3x राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, 2/4 i को बाहर ले सकते हैं, प्लस
2/4 आई को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, e⁴i4x माइनस e⁻i4x कॉमन बाहर आएगा, आगे ये प्लस साइन डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी किया हुआ दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी राउंड ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं ना, उस राउंड ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में हम लोग 2i ये टर्म ऐड कर देंगे। क्या कहा, जो भी राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं हमें, उस राउंड ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में हम लोग कौन सा टर्म ऐड कर देंगे, 2i। ये 2i ये टर्म अगर हमें लिखना है, एडजस्ट करना है, तो उसको बैलेंस भी कहीं ना होगा। तो बैलेंस कहाँ पर करेंगे, उस राउंड ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में हम लोग उसको इनटू में दिखा देंगे। डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको इनटू में बैलेंस करने के लिए दिखाना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो वो वाला स्टेप अपना नेक्स्ट होगा। देखो लेफ्ट साइड का ये 2x एज इट इज रहने वाला है, ये 2x एज इट इज लिखा, 2π/c0 इस फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू, प्लस अपॉन में 2i लिखना है तो इंटू 2i भी करना होगा, तो ये प्लस 2i इंटू 2i कर दिया ये, और ब्रैकेट में अपॉन में 2i भी आ जाएगा, तो e⁻ix माइनस e⁻−ix अपॉन में 2i लिख दिया, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस i ऑलरेडी था, 2i से इंटू कर दिया, जिस 2i से इंटू कर दिया वो 2i उसके बाजू में आने वाले स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अपॉन में यहाँ पे भी क्या आएगा, 2i करना होगा, यहाँ पे इंटू किया, यहाँ पे वो एडजस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस 2/3i, इसके साइड में इंटू 2i करना है, राउंड ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, e⁻i3x माइनस e⁻−i3x अपॉन में 2i राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस नेक्स्ट स्टेप में ये लास्ट का टर्म दैट इज 2/4i इंटू 2i आएगा, 2/4i इंटू 2i आएगा, राइट। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में क्या होने वाला है, e⁻i4x माइनस e⁻−i4x अपॉन 2i आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस दे दिया, और लास्ट में ये अप टू इन्फिनिटी किया हुआ दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये लेफ्ट साइड का ये 2x एज इट इज़ लिखा, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का 2x ये एज इट इज़ लिखा, आफ्टर दैट इज इक्वल टू ये 2π भी लिख दिया, 2π ये भी टर्म था ना 2x के आगे, 2π ये टर्म था, 2π भी लिख दिया, प्लस i इंटू आई, इसको आयोटा कहते हैं लेकिन मैं i रीड कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये i होता है जिसको आयोटा कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √−1, लेकिन i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, उसके पहले कौन सा साइन आएगा, फिर ये -4 आएगा। साइड में क्या लिखना है, देखो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर कैसा टर्म दिख रहा है, e⁻ix माइनस e⁻−ix अपन 2 है, जिसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, सिंपली साइन x हो जाएगा, तो ये साइन x लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में i इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर 2 है तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, -2 लिख देंगे, और साइड में क्या रहेगा, ये साइन 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में i इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर -1, 2 इंटू 2 4, -4/3 आएगा, ये -4/3 लिखने के बाद साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ 3x आएगा, प्लस 2 2 का कितना होता है, 4 होता है, 4i स्क्वायर यानी कि -4 होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर -4/4, ये कैंसिल किया हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, क्या कहा, कैंसिल किया हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, -4/4 रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन 4x आ जाएगा। आगे साइन ये माइनस, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस दे दिया और ये जनरलाइज कर दिया। इतना क्लियर हो गया, ये क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, 2x एज इट इज़, ये 2π एज इट इज़, -4 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर भी होगा, -4 यहाँ पर भी है, -4 यहाँ पर भी दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में -4 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये 2π लिखा, -4 को ले लिया कॉमन बाहर, क्या कहा, -4 को कॉमन बाहर ले लिया, जहाँ पर भी अंडरलाइन किया है वहाँ से, तो ये -4 कॉमन बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली साइन x बचेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -4 था ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे तो ऊपर -4 आ जाएगा जो कि बाहर लिया है, तो अपॉन का 2 दिखाई देगा, तो ये अपॉन का 2 प्लस साइन देकर लिखना है, और बाजू में क्या रहेगा, साइन 2x। इतना क्लियर हो गया। -4 बाहर आया था तो ये +1/3, और ये क्या रहेगा, साइन 3x होगा। ठीक है, ये -4 ऊपर का बाहर आ चुका, तो यहाँ पे क्या होगा, +1/4, और नीचे क्या होगा, साइन 4x होगा, साइन 4x लिखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखकर आगे अप टू इन्फिनिटी वाला पार्ट दिखा देंगे लास्ट में, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन 2x। तो लास्ट में वही स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड
कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, टू ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, इस कंसेप्ट के ऊपर। तो अब तक के पहले जितने भी लेक्चर्स लिए रहेंगे उस कंसेप्ट में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और फूरियर सीरीज के टॉपिक कवर किए हुए हैं। उसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आज की इस लेक्चर में अगर प्रॉब्लम में कहीं पे भी डाउट रहेगा या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, कीप लर्निंग।